अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू डिजिटल बिज़ पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं कासिम हुसैन, सीईओ ऑफ पीएचपी ट्रैवलर्स। अस्सलाम वालेकुम कासिम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, हैं आई आप? एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक परफेक्ट। हूँ। कासिम, आई वाज़ रिसेंटली स्क्रॉलिंग और मेरा कुछ टाइम से आपके साथ एक कनेक्शन है थ्रू फेसबुक सोशल मीडिया। और मैंने बहुत सुना आपको, आपके कंटेंट को। पीएचपी ट्रैवलर्स के नाम से एक आप कंपनी रन करते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप को प्रमोट करना, डिजिटल प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस क्रिएट करना, इस पे आपका काफ़ी अच्छा खासा काम है। सो इसके थ्रू मेरा आपसे एक लिंक क्रिएट हुआ था। देन आई थॉट कि व्हाई नॉट, हमें इस टॉपिक पे कुछ मज़ीद डिस्कशन करनी चाहिए। और मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो हम अगर डिस्कस करें तो हमारी ऑडियंस को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। सो कासिम, बिफोर वी जंप इन फर्दर, आई वुड जी, जी, लाइक टू नो बिल्कुल। समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप इस वक्त करंटली क्या कर रहे हैं, और आपका यंग एज कैसे गुजरी आपकी, अपने किन स्किल्स में आप काम कर रहे हैं करंटली? जी, जी, जी। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा और अपने शो में आपने इनवाइट किया। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मेरा नाम कासिम हुसैन है, जैसे आपने तारुफ़ करवाया। मैं इस वक्त लाहौर में मुक़ीम हूँ। सॉफ्टवेयर कंपनी है पीएचपी ट्रैवल्स, उसको पिछले 10 साल से ऑन करता हूँ और एज़ अ सीईओ उसको रन भी करता हूँ। पैदाइश मेरी सऊदीया में हुई, मदीना मुनव्वरा में हुई। वहाँ तकरीबन 30 इयर्स मैंने अपनी ज़िंदगी के गुज़ारे। और 2012 में मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान आया था किसी रीज़न की वजह से, और मुझे यहाँ पे फ्रीलांसिंग बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। वहाँ से मैंने इब्तिदा की, 2 ढाई साल मैंने फ्रीलांसिंग की, और फिर क्योंकि ट्रैवलिंग के अंदर मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था ऑलरेडी आउट ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना एक प्रोडक्ट बनाएँ। फिर मैंने आर-एन-डी की, रिसर्च किया, और ये ताज़ा-ताज़ा नया कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान, इंडिया और इस तरफ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप, और ये चीज़ें पब्लिक में पढ़ाई जा रही थी, सिखाई जा रही थी। इससे पहले जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं वही इसको अफ़ोर्ड कर पाती थी या स्टडी कर पाती थी इन कॉन्सेप्ट्स को। तो बस बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा और इसको स्टडी करना शुरू किया। बड़ा इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया, और रिसर्च करते-करते एक प्रोडक्ट की आर-एन-डी की, जिसका नाम आज पीएचपी ट्रैवल्स है। और उस वक़्त भी बड़ा अच्छा इसका रिस्पॉन्स मुझे नज़र आया रिसर्च के अंदर। तो उसके बाद फिर समझ ये आया कि इसको बनाने के लिए ऑब्वियसली आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो कोशिश की कुछ डेवलपर्स को हायर करने की, बस ऑल्दो मैं उसमें फ़ेल हो गया। मैं उसको उस तरह जिस तरह मैं चाह रहा था, मैं उसको उस लेवल पे बना नहीं पाया। तो मजबूरन मुझे फिर प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ी, कोडिंग सीखनी पड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब उसको हमने बना लिया, चला लिया, आज हमारे तकरीबन 4000 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंसीज़ है जो पीएचपी ट्रैवल्स को इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आप गूगल पे सिर्फ पावर्ड बाय पीएचपी ट्रैवल्स लिखें तो स्क्रॉल ख़त्म नहीं होगा, पेजेस के बाद पेजेस आपको नज़र आएंगे। इतनी वेबसाइट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, उसको इस्तेमाल कर रही हैं। और अब बहुत मैच्योर हो चुका है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने जो बनाया है वो टोटली ओपन सोर्स है, स्केलेबल है, कोई भी उसको बाय करके ऑन प्रेमिसेस कहते हैं। अमूमी तौर पे डिजिटल प्रोडक्ट की 2 किस्में होती हैं। एक ऑन प्रेमिसेस होता है और एक क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड जिसे हम हमारी जो देसी लैंग्वेज है उसमें हम मंथली बेस्ड एक प्रोडक्ट कहते हैं, जी हम सैस बेस्ड है कि हर मंथ सब्सक्रिप्शन हम पे करते हैं। और दूसरा होता है वन टाइम आप बाय करते हैं, आपको पूरा कोड मिल जाता है, उसको आप स्केल कर सकते हैं। तो अमूमी तौर पे जो एंटरप्राइज लेवल की कंपनीज होती हैं वो मंथली सर्विसेज की तरफ नहीं जाती, वो सॉल्यूशंस बाय करती हैं वन टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको सेल कर रहे हैं, और अभी काफ़ी उसमें प्रोग्रेस है हमारी। या तो क्या इससे पहले बचपन में आपकी कुछ लर्निंग का ये पार्ट था, या जैसे एक एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से आपको लगा कि स्टार्टअप को आपको अपनी एक डिजिटल प्रोडक्ट बनानी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप ट्रेडिशनल जॉब्स की तरफ जाएं या किसी ऐसे करियर पाथ की तरफ जाएं? मेरा जो बचपना था वो बड़ा ड्रामेटिक था, जिस तरह मूवीज़ में होता है ना, वो कुंभ के मेले वाले सीन्स होते हैं, कुछ लोग गुम जाते हैं, और वो मेरा कभी-कभी जब मैं सोचता हूँ तो मेरा बड़ा वो फ़िल्मी कहानी है मेरे बचपने की। तकरीबन 12 साल की एज तक मैंने अपनी ज़िंदगी की मतलब मेरे जो दादा थे वो ताजिर थे, वो उस दौर में तकरीबन 60 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके थे। तो मैं 1 साल से लेके 12 साल तक की जो मेरी एज थी, उसमें मैंने दुनिया की हर नेमत देखी उस दौर की जो थी, जो एक अमीर बच्चा देख सकता है। लेकिन 12 के बाद मैंने क्राइसिस देखे, तकरीबन 24 साल की एज तक, और वो बहुत ही भयानक क्राइसिस थे। और स्पेशली जब आप एक अमीर ख़ानदान टूटता है या उसके क्राइसिस आते हैं ना, तो वो उसके जो बच्चों के ऊपर असरात होते हैं ना, वो बड़े भयानक होते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने गुर्बत को बहुत करीब से देखा, स्ट्रगल को देखा, मज़दूरी को देखा। मेरी एजुकेशन भी मैं नहीं कर पाया इसी वजह से। वालदैन ने भी बड़ा टफ़ टाइम देखा। बहरहाल
लाइफ है हर किसी की, आपको पता है डिफरेंट स्टोरीज़ हैं हर इंसान की। तो ऑल्दो क्योंकि बचपन में कहीं न कहीं मैंने अपने दादा के साथ काफ़ी सफ़र किया था। दादा मुझसे बहुत प्यार करते थे, बसेज़ में भी मुझे साथ ले जाया करते थे। तो बचपन में कहीं न कहीं ये ट्रैवलिंग का मेरे अंदर उन्होंने ये चीज़ डाली थी और अक्सर मुझे बहुत समझाया करते थे। तो बहरहाल स्कूलिंग मेरी हो नहीं पाई। मैंने अपनी लाइफ़ में तकरीबन 12 साल जॉब की और यहाँ पे एक कल्चर है कि जॉब को मुलाज़मत को बड़ा ही हक़ारत से देखा जाता है। बहुत गलत बात है मैं समझता हूँ। जॉब आपको बहुत कुछ सिखाती है। मैंने अपनी लाइफ़ में अगर 12 साल जॉब को ना दिए होते तो शायद मैं आज एक अच्छा क्या कहते हैं सीईओ कह लें या फाउंडर कह लें ना बन पाता। क्योंकि मैंने जॉब के अंदर रह के ही कस्टमर डीलिंग, टीम मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट से लेके ऑपरेशन से लेके हर तरह की चीज़ सेल्स तक, वो मैंने पूरी एक कंपनी में कैसे काम होती है, डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंस रहे मेरे, एक्सपोज़र रहे। मज़दूरी से लेके कॉर्पोरेट्स तक। मस्जिद नबवी के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी दारुल अक़सा के नाम से, वहाँ पे मैंने एज़ अ असिस्टेंट भी काम किया एक कंस्ट्रक्टर के अंडर। तो डिफरेंट किस्म की मैंने जॉब्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जॉब्स की, कंप्यूटर्स बाय एंड सेल और बड़ी अजीब किस्म की वो एक जर्नी रही। लेकिन कहीं न कहीं वो जो बचपन में अमीरी देखी थी, वो दोबारा ज़िंदगी में मुझे जब वो क्राइसिस आए ना तो मैं एक वो जो प्रैक्टिकल सी स्ट्रगल मेरी स्टार्ट हो गई थी, वो तब से लेकर के मेरी 30 साल की जो लाइफ थी ना उसमें वो मुसलसल वो रही कि मुझे वो टाइम वापस चाहिए था अपनी लाइफ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो टाइम वापस आ गया है, बट अच्छी बात ये है कि वो दादा या वालिद की तरफ से नहीं आया, अल्लाह ताला ने खुद मेहनत करके उस चीज़ को हासिल करने में दिया। सो इंटरेस्टिंग। सो पीएचपी ट्रैवलर में अभी आपके पास करंटली कितने लोगों की आप लोगों की टीम है और आप लोग सारे के सारे लोग लाहौर ऑफिस बेस्ड हैं या वर्चुअली काम कर? जी, हमारा ऑफिस इधर लाहौर में ही है, बल्कि अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू कराता हूँ। ये सामने ही हमारी टीम आपको नज़र आ परफेक्ट। रही होगी। करंटली इस वक्त हमारे साथ तकरीबन जो हैं टोटल अगर हम कहें तो 10 से 12 लोग हैं। कोविड से पहले हमारे पास 50 प्लस की पूरी टीम थी, लेकिन क्योंकि हम ट्रैवलिंग में काम करते हैं और कोविड ने बहुत बुरी तरीके से हिट किया ट्रैवल इंडस्ट्री को, तो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ गए। अब जा कर के बिज़नेस दोबारा एक रिस्टार्ट लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता हम हायरिंग भी कर रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता हम ग्रो भी परफेक्ट। कर रहे हैं। कासिम, रिसेंटली मैं आपकी भी एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था कि आपने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है खुद कार के नाम से। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे ये क्या? जी। जी, जी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कोविड के अंदर 2 साल तक मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी एक बिज़नेस को, आपको पता है 50 प्लस की टीम आप जब चला रहे होते हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो डेढ़ 2 साल में जितना भी मेरे पास बिज़नेस का एक्स्ट्रा आपके पास जो कैपिटल होता है, वो सारा इन्वेस्ट हो गया। अब आगे फर्दर गुज़ारा करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ऑब्वियसली या तो सेल करेंगे या तो मेरे पास एक गाड़ी थी प्रियस, वो मैंने बड़े दिल से शौक से ली हुई थी, वो मुझे बेचनी ओके। पड़ गई। ज़ाहिर है हालात अप एंड डाउन चलते रहते हैं लाइफ में। तो उसको जब मैंने सेल किया तो ज़ाहिर है जब आप फैमिली के साथ रहते हैं लाहौर जैसी सिटी में और आप गाड़ी रखते हैं कई सालों तक, तो ऑब्वियसली आपको अब गाड़ी की ज़रूरत होगी। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे गाड़ी मिल जाए, कहीं से रेंट पे मिल जाए, महीने के लिए मिल जाए, 10 दिन 1 दिन के लिए मिल जाए। बाज़ औक़ात आपका बच्चा बीमार होता है, बाज़ औक़ात आपको 100 चीज़ें होती हैं। तो मुझे कहीं से भी रेंट जो है ना गाड़ी बगैर ड्राइवर के नहीं मिली। जो भी देता था वो ड्राइवर के साथ, और वो भी सिर्फ़ 12 घंटे का इनका एक सिस्टम है, स्लॉट है, जितने भी रेंटल कार्स वाले। तो मुझे समझ आया कि यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर मैं इसमें सर्वाइव कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली और भी बहुत सारे लोग होंगे। फिर इसके ऊपर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट अभी 3 साल हो गए हैं। अब हम प्रॉपर लॉन्च करने वाले हैं। 1 साल पहले से हमने इसको स्टार्ट किया। हमारी वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेज़, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट नियर टू एंड हैं, इसको हम लॉन्चिंग पे हैं। तो प्रॉब्लम नज़र आई और इसकी आर-एन-डी की, अगेन मार्केट विज़िट किया। आज भी मैं तकरीबन 2-3 कार रेंटल डीलर से मीटिंग करके आ रहा हूँ। कुछ मज़ीद रिसर्च करनी थी मुझे। तो अब इंशाल्लाह उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में अगर किसी को भी गाड़ी चाहिए, स्पेशली लाहौर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ़ अपने आईडी कार्ड से और सिंपल सी कुछ स्टेप्स की वेरिफ़िकेशन से हम वो करेंगे। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप उसको ड्राइव करें। आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको ग्रोसरी लेनी है, फैमिली ट्रिप पे जाना है, आप ईज़िली गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है खुद परफेक्ट। कार का। कासिम, इसमें मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि नॉर्मली ये होता है कि जो फिजिकल बिजनेस ये कर रहे हैं ऑलरेडी, वो अगर किसी को कार रेंट पे देते हैं तो उनको अपनी सिक्योरिटी का बड़ा एक कंसर्न रहता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर गाड़ी डैमेज हो जाए या कोई भी इशू आ जाए तो देन जी, जी। उसकी उसकी पूरी कैलकुलेशन करके वो आपको जुर्माना अदा करना पड़ता है। तो आप इस इन सारी स्ट्रगल को कैसे मैनेज करेंगे?
जी, जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट बताया और तकरीबन 50-60 साल साल से लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और बड़े-बड़े जायंट्स इसके अंदर बैठे हैं, अच्छा खासा पैसा है उनके पास, लेकिन वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे या फिर उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है रिस्क लेने की। तो मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस थे और जिस तरह मैंने बताया 3 साल से इसके ऊपर रिसर्च और चीज़ें चल रही थी और 1 साल से एक्टिवली इसके ऊपर काम चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कल अगर आपने मेरा फ़ेसबुक देखा होगा यूनाइटेड इंश्योरेंस जो है उनके साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है। मैंने वो तस्वीरें भी अपलोड की थी खुद कार की पेज पे भी। तो इंश्योरेंस का जो इश्यू है वो तो हमने सॉल्व कर लिया और अच्छी बात ये है कि हमने जो इंश्योरेंस का एमओयू साइन किया है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है। गाड़ी के बम्पर, गाड़ी के टायर, गाड़ी की थेफ्ट, चोरी हो जाना, अच्छा ईच एंड एवरीथिंग और सिर्फ़ इतना ही नहीं जो पैसेंजर है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो भी इंश्योर्ड है। और उसके साथ अगर 4 और लोग बैठे हैं, उनको भी कोई इंजरी अल्लाह ना करे हो जाती है किसी को, वो भी इंश्योर्ड है। परफेक्ट। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं, वहाँ पे हमें ऐसे कुछ मेजर्स करने होंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें डिले ज़्यादा हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन जो हमारा पॉइंट था वो अब क्लियर हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम ऑपरेशंस की तरफ जा रहे हैं। परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। कासिम, इसके अलावा मैं आपसे अगली चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आपका एक बड़ा मेन टॉपिक है जिस पे आप काफ़ी टॉक करते हैं, वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या है और दुनिया में इसका ट्रेंड जी। कैसा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? जी, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात इसलिए भी किया करता हूँ क्योंकि जिस तरह मैंने सोशल मीडिया पे और हर तरफ ये बात कर रखी है कि हमारा पड़ोसी मुल्क हो या वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, अगर आप देखें तो वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है। और हम लोग आज भी अगर देखें जो फ़िज़िकल चीज़ें उसके ऊपर काम करते हैं, फ़िज़िकल जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं या चीज़ें उनमें सर्विसेज़ का एक बहुत बड़ा, ऑपरेशंस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, उससे आपका टाइम बड़ा ज़ाया होता है और चीज़ों को फिर आप सब्सक्रिप्शन बेस पे नहीं लेके जा सकते। जबकि डिजिटल प्रोडक्ट आपको पता है, एक बार आपने प्रोडक्ट बनाया, आप बार-बार उसे बेचें। मेरे लिए ये बहुत बड़ी इंस्पायरेशन की बात थी कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर-तरीन इंसान कैसे बना? क्योंकि उससे पहले शायद आपको भी याद नहीं होगा कि आपने कोई नाम सुना हो, कि दुनिया में कोई एक इंसान जो सबसे अमीर है। ये बड़ा मेरे बिल्कुल। लिए अजीब बात थी। तो मैंने कहा भाई सर्च करें इसको कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई एक बन गया ना? तो जब सर्च किया तो पता ये चला कि उसने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम विंडोज़ है और वो उसी को ही रीसेल करता रहता है। आज भी आप देखें उसकी वही कॉपीज़ बिल्कुल। और सीडीज़ सेल हो रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि जब से इस चीज़ के बारे में पता चला उस टाइम ऑब्वियसली टेक्निकल नॉलेज नहीं था, ना इतनी अवेयरनेस थी। लेकिन जब पाकिस्तान आया और मेरे पास एक मौका था कि मैं इन चीज़ों को स्टडी करूँ फ्रीलांसिंग की, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वगैरह सीखने के बाद, तो फिर मैंने टेक्निकल नॉलेज के ऊपर कोशिश की कि मैं इसको हासिल करूँ, इसको मैं सीखूँ और तब ये एआई वेआई भी नहीं आई थी। तो मुझे उस टाइम से इसकी जो पावर है ना, वो पता चल चुकी थी कि आप कोई भी प्रॉब्लम है, उसको आप टेक्निकली सॉल्व कर सकते हैं। आप कोड लिखें, आप कोडिंग सीखें और आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ, उसको आप कमर्शियल भी कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाएँ। अच्छा एक वो बड़ा ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, अक्सर लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए बनाते हैं। कोई शॉपिंग स्टोर बना लेगा, कोई सिंपल सी साइट बना लेगा। मैं कहता हूँ आप कोशिश ये करें कि आप कमर्शियल प्रोडक्ट बनाएँ कॉर्पोरेट्स के लिए, कंपनीज़ के लिए क्योंकि असल जो पैसा है ज़्यादा वो गवर्नमेंट के पास है, वो कंपनीज़ के पास है, इंडिविजुअल्स के पास इतना पैसा नहीं होता है। तो जब आपको लेट्स से अगर साल में 2-3 कंपनीज़ के साथ भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएँ, आप एक बड़ी डील क्रैक कर लें, तो वो आपके लिए 10-12 साल के लिए बहुत अच्छा एक फाइनेंस का किचन सेट आपका हो जाता है। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, वो छोटे-छोटे इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो कोशिश करें कि कॉर्पोरेट्स के लिए सॉल्यूशंस बनाएँ, जिस तरह स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जिस तरह आपके फाइनेंस के टूल्स हैं, जिस तरह ट्रैवलिंग का हमने बनाया, ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा काम है, मज़ीद आप कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के इश्यूज़ हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। हज़ारों सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा आलमिया है, पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया में बड़ा थ्रेट है, उसके लिए आप टूल्स बना सकते हैं डिफरेंट किस्म के। तो लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होंगी ऑब्वियसली जब आपको टेक्निकल आपके पास नॉलेज होगी या एक्सपीरियंस होगा। जब तक आपके पास फ्रेमवर्क्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या जो कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्निकल वो नहीं होंगे तो आप कैसे कर पाओगे? और पाकिस्तान में बड़े अफ़सोस की बात है ये चीज़ें कई सालों से बिल्कुल भी पढ़ाई ही नहीं जा रही। अब मैंने सुना है 2-3 दिन पहले और मुझे बड़ी इंतहाई खुशी हुई है कि पाकिस्तान के निसाब के अंदर प्रोग्रामिंग को ऐड कर लिया गया है। आईन पाकिस्तान और कोडिंग ये बहुत अच्छी बात है। इसको हमें सबको इसको अवेयर करना चाहिए और एप्रिशिएट करना चाहिए इस गवर्नमेंट को।
सो यस, मैं इसीलिए सबसे ज़्यादा बात करता हूँ कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग आप सीखें, और फ्यूचर हम सबको पता है, हमने देख लिया है, एआई आप देखें, ऑब्वियसली किसी डेवलपर ने उसको कोड करके उसके जो भी मॉडल्स हैं या जो भी उसकी एल्गोरिदम्स है उसको डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है। तो कोडिंग या टेक्निकल नॉलेज, अच्छा एक इसका रीज़न और भी है कि बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं ना, चाहे आप कोई भी फील्ड उठाएं, चाहे वो डिज़ाइनिंग में है, चाहे वो मोशन में, ग्राफिक में है, चाहे वो मार्केटिंग में, आपको हर चीज़ कहीं न कहीं डिपेंडेंट नज़र आएगी किसी न बिल्कुल, किसी प्लेटफ़ॉर्म की। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, और उस वक़्त कुछ वक़्त के बाद आपको नज़र आएगा उसमें इंतहा की डेप्रिकेशंस है, फिर आपको बहुत कुछ और सीखना पड़ेगा। कोडिंग अगर आपको एएसपी भी आती है ना, जो आज से 25 साल पहले है, लेट्स से जावा है, आज से कई सालों पुरानी है, और जावा का डेवलपर आज भी उसकी अच्छी खासी सैलरी है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसमें कम से कम इतना तो है कि आपको, मतलब मैं दावा तो नहीं करता, वो तो गलत बात होगी, लेकिन इस बात की बहुत हद तक अश्योरिटी है कि आपका जो फ्यूचर है ना वो 110% सिक्योर है। कोई भी अगर आज भी प्रोग्रामिंग सीखता है, कोडिंग सीखता है, तो उसको इस बात की डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आने वाला जो फ्यूचर है, वो पता नहीं कैसा होगा। बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें बहुत सारे डाउट्स हैं। आने वाले टाइम में ज़ाहिर है चीज़ें रिवाइव होंगी। अभी एआई ने धूम मचाई हुई है, हर इंडस्ट्री को ये ओवरलैप कर रही है। जिस तरह पहले अगर आप देखें फ़ोटोशॉप का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था। आज आप देख लें कैनवा ने उसको रिप्लेस कर दिया हुआ है बिल्कुल, बहुत हद तक। फुल तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक। इसी तरह कंटेंट राइटर जो थे पहले बड़ हमारे अपने ऑफिस में हुआ करते थे, हमें या तो ऑनलाइन हायर करना पड़ता था, आज हम चैट जीपीटी से चीज़ों को जो है ना जनरेट करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक बेहतर कंटेंट बना के हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जो 30-35 हज़ार हम एक राइटर को देते थे 5-6 आर्टिकल्स का, वो हम $2-3 में उसका काम कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता डेप्रिकेट हो रही हैं, और वक़्त के साथ और बहुत सारी चीज़ें होंगी, और ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? डेवलपर्स कर रहे हैं, जो कोडर्स हैं, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है, जो एल्गोरिदम्स बनाते हैं, डेटाबेसेस को स्टडी करते हैं, उनको समझते हैं। तो इसीलिए, और आने वाले दौर में पाकिस्तान तो बिलख़ुसूस मुझे लगता है हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हम तो पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे, और आज भी अगर हम फ्रीलांसिंग भी देखें तो हम उन्हीं के लिए करते हैं, लोकल तो हम करते भी नहीं हैं। उन्हीं के लिए काम करते हैं, और मज़ीद आने वाले दौर में कुछ और प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे, और चीज़ें होंगी, और मज़ीद हम उनके नीचे दब के रह जाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम टेक्निकल नॉलेज अगर नहीं सीखेंगे तो हम पाकिस्तान के अंदर भी स्टार्टअप्स कह लें, ये जो इकोसिस्टम है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये हम कैसे बना सकते हैं? ठीक है? यहाँ पे आपको डेवलपर्स मिलते ही नहीं, जो टेक्निकल लोग हैं आपको मिलते नहीं। मिलते हैं तो वो करोड़ों में चार्ज करते हैं, लाखों में चार्ज करते हैं, आप उसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आज हमारे यहाँ पे आप देख लें, फूड पांडा बाहर का है, करीम बाहर का है, आपका दराज़ बाहिर का है। ये जितने भी आपको स्टार्टअप्स या इकोसिस्टम्स नज़र आते हैं यहाँ पे, ये सारा पैसा बाहर जा रहा है। हमने अपने बच्चे को इक्विप ही नहीं किया, उसको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं दी। तो ये बेसिक था, सबसे ज़रूरी चीज़ था, और लोग इसको बड़ा इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं प्रोग्रामिंग क्या है, कोडिंग क्या है, आप कहीं किसी को डेवलपर को हायर कर लें, इंडिया से हायर कर लें, इधर से हायर कर लें और बना लें जो आपने बनाना है। भाई ऐसा नहीं होता, सिर्फ़ बनाना नहीं होता, उसको मेंटेन भी करना है, सिक्योर भी करना है, चलाना भी है, ऑप्टिमाइज़ भी करना है, हज़ारों चीज़ें और हैं। तो हमने पहला स्टेप ही नहीं सिखाया बच्चे को, वो कहाँ से कोई बनाएगा? फिर अब देखें दुनिया में बड़ी कंपनीज़ इसको काम कर रही है। मैंने रिसेंटली एक चीज़ डिस्कवर की है, trackmail.io के नाम से, आप उसको चेक कीजिएगा। बड़ी इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक एक डेवलपर ने गूगल का एक एक्सटेंशन बनाया हुआ है, $1 का है। नासा उसको इस्तेमाल कर रहा है, हार्वर्ड उसको इस्तेमाल कर रहा है, याहू उसका क्लाइंट है, उबर उसका क्लाइंट है। 80,000 क्लाइंट्स है उसके, और मुझे नहीं लगता कि हार्डली उसने 1 वीक से भी ज़्यादा मेहनत की होगी। और वो करता है क्या एक्सटेंशन? मेल ट्रैक, अगेन मैं बता जी, दूँ, इसको सर्च कर लीजिएगा। वो सिर्फ़ ये करता है कि जब भी आप ईमेल भेजते हैं किसी को भी, और जैसे वो ईमेल को ओपन करते हैं और ईमेल पे किस लिंक पे वो क्लिक करते हैं, अब किस टाइम ईमेल ओपन हुआ, कौन-सी लिंक पे क्लिक हुआ, ये आपको वो सिर्फ़ बता हाँ, देता है। अब हमारी जैसी जो कंपनीज़ होती हैं या हमसे बड़ी कंपनीज़ को, वो बड़ा इनको लिए इसको अपने बिज़नेस प्रपोज़ल हम बना के क्लाइंट को भेजते हैं, तो हमें पता चलता रहता है वो कितनी बार ईमेल ओपन कर रहा है, कौन-कौन से लिंक पे क्लिक कर रहा है। हमने बड़ी स्ट्रैटेजीज़ बनाई होती हैं। तो अब वो छोटा-सा टूल है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ़ वो इतना बता देता है कि क्लिक हो गया और इस टाइम ओपन वेरी हुआ है, दैट्स इट। इंटरेस्टिंग, अब उसके 80,000 वेरी क्लाइंट्स बन चुके हैं। तो ये पावर है डिजिटल प्रोडक्ट की, और वो गूगल का एक्सटेंशन है, ना उसकी कोई वेबसाइट है, ना उसकी कोई होस्टिंग है, कुछ भी नहीं है उसके पीछे। सिर्फ़ उसने को प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप कोड करें। इसी तरह से बहुत सारे आप प्लगइन्स डेवलप कर सकते हैं वर्डप्रेस के लिए। बहुत सारे लोगों में ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपनी वेबसाइट बनाएँ तो चलेगी कैसे? अब चलें आप वो ना करें, बहुत सारे सीएमएस है, वर्डप्रेस है, उसकी थीम डेवलप कर दें, वो बिक जाती है। प्लगइन्स डेवलप कर दें। अब वर्डप्रेस का भी बाप आया है मार्केट में, घोस्ट सीएमएस करके, नोड जेएस के ऊपर, बहुत सुपर फास्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट एसईओ है। बड़ी-बड़ी गिटहब.com भी उसको एज़ अ ब्लॉग इस्तेमाल कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया के अंदर चेंज हो रही है। उसका थीम फॉरेस्ट के ऊपर उसके टेम्पलेट्स लोग बना-बना के बेच रहे हैं। तो
अगर आप डेवलपर हैं, फ्रीलांसर हैं, आप ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करें, अपने प्रोडक्ट्स बनाएँ, छोटे-छोटे बना लें। मैं ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी तरह एक एंटरप्राइज़ लेवल का सॉल्यूशन बनाएँ, हमें तो कई साल लग गए इस चीज़ को बनाने में। बनाएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं बना सकते तो छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स बनाएँ, एक्सटेंशंस बनाएँ, छोटे-छोटे प्लगइन्स बनाएँ, लाइब्रेरीज़ बनाएँ और एज़ अ एसेट वो काम आएँगे और वो लाइफ़ टाइम आपको रिकरिंग अमाउंट देते रहेंगे एज़ अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड के ऊपर। बहरहाल ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें मैं घंटों बात कर सकता हूँ और इसमें बहुत कुछ है सीखने के अच्छा। लिए और समझने के जी, लिए, बिल्कुल। बट हम मैं इसमें थोड़ा-सा आपसे ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट की, आपने एक चीज़ तो बताई कि अगर आप एक डेवलपर कोई भी कोडिंग सीख कर कोई छोटी प्रोडक्ट बना ले और देन उसको सेल करता रहे। लेकिन अगर थोड़े से बड़े लेवल पे कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपको मार्केटिंग को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, सेल्स को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, सेल्स की टीम को और डिज़ाइन की टीम को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, तो एक नॉर्मल डिजिटल प्रोडक्ट का बेसिकली पूरा लाइफ साइकिल क्या होता है? आपको किस किस्म के लोगों को अपनी टीम में ऐड करना पड़ता है? और अगर कोई एक पर्सन बिल्कुल स्टार्टअप के तौर पे अगर किसी चीज़ को लेके चल रहा है, तो पहले वो उसके क्या प्रीरेक्विज़िट्स हैं, देन उसके बाद उनको किस किस्म के लोगों को अपने साथ अटैच करना चाहिए और फिर देन उसकी फाइनल और आइडियल स्टेज क्या होती है? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप ये कहें इसका कोई एग्ज़ैक्ट रोड मैप बताएँ, तो मैंने खुद बड़ी कोशिश की है इस पे लिखने की या एक रोड मैप बनाने की। लेकिन जब भी मैंने निश चेंज की, कैटेगरी चेंज की या माइंडसेट या आइडिया या फिलॉसफी चेंज की, तो पूरा रोड मैप का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जेनेरिक कुछ चीज़ें हैं ऑब्वियसली हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अच्छा पहले तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम अलग कर लेते हैं, स्टार्टअप का और डिजिटल प्रोडक्ट का। इन दोनों का मैं ज़रूर। थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। जो स्टार्टअप है वो ऑब्वियसली फिजिकली किसी प्रॉब्लम को आप देखते हैं, उसके लिए आप एक वेबसाइट बनाते हैं, एक सर्विस डेवलप करते हैं और वो सर्विस से आप पैसा बनाते हैं। वो सर्विस भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो कुछ जो डिजिटल प्रोडक्ट है, उसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो डिजिटल प्रोडक्ट बजाते खुद एक बहुत बड़ी कैटेगरी आप एक पूरा एंटरप्राइज़ लेवल का सॉल्यूशन डेवलप करते हैं। उसके साथ जो उसकी सब कैटेगरी है वो डिजिटल एसेट है। ठीक है? एसेट हम किसे कहते हैं? लेट्स से कि यूट्यूब का चैनल है आपका, ये डिजिटल एसेट है। ठीक है? आपने प्लगइन बनाया हुआ है वर्डप्रेस की मैंने बात की, ये डिजिटल एसेट है। आपने थीम बनाई हुई है। आपने को कैनवा के ऊपर आपने टेम्पलेट बहुत सारे लोगों को शायद आइडिया ना हो, जो ग्राफ़िक्स पे काम करते हैं, आप टेम्पलेट्स बना के कैनवा पे भी प्रीमियम रख के सेल कर सकते हैं। एट्सी के ऊपर लोग कैलेंडर्स बनाते हैं, वहाँ पे वो बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी-मोटी होती हैं, जो किसी प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंसी की काम करती हैं, ये सारे आपके एसेट्स हैं। जिस तरह क्रिप्टो है, ये भी आपका एक एसेट है। आपके वॉलेट के अंदर जो पैसा आपको लगता है उसकी एक वैल्यू पड़ी है, आपकी एसेट है, ये प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट आपका जिस तरह मैंने बताया आप कोई पूरा एक सॉल्यूशन डेवलप करते हैं, कोई फाइनेंस का टूल बना लेते हैं, कोई ट्रैवलिंग का, कोई एजुकेशन का आप सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, ये आपका डिजिटल प्रोडक्ट है। तो ये जो मेन कैटेगरीज़ हैं डिजिटल प्रोडक्ट और स्टार्टअप इन दोनों को पहला तो हम इनका जो फ़र्क है वो कर लें। अच्छा सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि आपको इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना चाहिए और जो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कम्युनिटी हमारे पास उनकी पाई जाती है, वो अपने एसेट्स बनाएँ। उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि लेट्स से कि थीम फॉरेस्ट पे आपने एक एसेट बना के रखा हुआ है, वो मंथली अगर आपको $1000 जनरेट करके दे रहा है, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मेरा एसेट यहाँ पे बिक रहा है, तो मैं अपनी वेबसाइट बना के भी बेच सकता हूँ। फिर आप गूगल एड्स की तरफ जाते हैं, फेसबुक पिक्सेल्स की तरफ जाते हैं, मज़ीद और जो मार्केटिंग के टूल्स हैं, अपना प्रोडक्ट बना के अपनी ब्रांड ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है अपनी एक कंपनी फॉर्म करते हैं आप और प्रॉपर एक इंटरप्राइज या एक कॉर्पोरेट माइंडसेट के साथ आप मार्केट में आके आप काम करते हैं। दूसरे तरफ हमारे पास है कि आप लोकल कोई आइडिया देखते हैं, आपने स्टोर बनाना है, आप लेट्स से कि फुटवियर मैं देखता हूँ उसका कोई खास ब्रांड नहीं है पाकिस्तान में, जो ऑनलाइन सिर्फ फुटवियर बेच रहा हो। ठीक है? बहुत बड़ा आइडिया और हमारे नौजवान नस्ल आजकल बड़ा ज़्यादा ऑनलाइन इस तरह की कुछ चीज़ों को शॉपिंग करती है। तो फुटवियर की अगर आप एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएँ जहाँ पे ब्रांड से लेके एक लोकल किस्म के फुटवियर अवेलेबल हो। अब ये एक प्रॉब्लम है उसको आप एक स्टोर बना के अब उसके लिए आपको कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ अपनी एक ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन बनानी है ऑनलाइन शॉपिफ़ाई से बना लें, बिग कॉमर्स से बना लें, वूकॉमर्स इस्तेमाल कर लें वर्डप्रेस का या किसी डेवलपर से कस्टमाइज़ सॉल्यूशन आप बना लें। और वहाँ से आप अपने स्टार्टअप की इब्तिदा कर सकते हैं और वो ग्रेजुअली आप टीम हायर करते जाएँगे, जो ऑब्वियसली जो माइंड लाइक लोग होंगे आपके जैसे, उनके साथ आप मिलके इस पे काम कर सकते हैं और फिर आगे चल के जब आप नंबर्स जनरेट कर लेंगे, कुछ सेल्स आपके पास आ जाएँगी, बिज़नेस को स्केल करने के लिए आपको मज़ीद फंडिंग की ज़रूरत होगी, इन्वेस्टर की ज़रूरत होगी। तो जब आपके पास नंबर्स आ जाते हैं ना लेट्स से कि अगर आप महीने का 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख कमा रहे होते हैं, तो फिर बहुत सारे लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट भी ले सकते हैं एज़ अ इन्वेस्टर। वो एक अलग
पूरा टॉपिक है उसकी, जो फंड रेजिंग का एक जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें कितनी सीरीज होती है, क्या तरीकाकार होता है, आप पिच डेस्क कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बड़ा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं सरसरी सी आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, जिस तरह मैंने बता दिया। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है इनमें, हम इसको मज़ीद आगे परफेक्ट। ले जाते हैं। कासिम, कोडिंग के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने बात मेंशन भी की, और आई एग्री, आई अप्रिशिएट कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोडिंग को ऐड किया जा रहा है, लेकिन स्टिल आप इस बात को जानते हैं कि एक तो उसकी स्पीड बहुत स्लो है इम्प्लीमेंटेशन की, और दूसरी बात ये है कि जो नॉलेज ऐड किया जा रहा है वो टाइम के साथ इतना अप टू डेट नहीं है जो करंट मार्केट की नीड्स को पूरा कर सके। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बिल्कुल न्यू भी, या कोई ऐसा पर्सन जो पहले किसी और फील्ड के अंदर था, देन ही डिसाइडेड कि मुझे स्विच करना चाहिए और टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए, मुझे प्रोग्रामिंग को अपना करियर बनाना चाहिए, तो अगर वो लर्न करना चाहे इन तमाम स्किल्स को, कोडिंग की तमाम लैंग्वेजेस को, तो इसका बेस्ट पाथवे क्या हो सकता है आपकी नज़र जी देखिए, रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अवेलेबल हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने आज से 8-10 साल पहले स्टार्ट किया था ये सब चीज़ों को सीरियस लेना, उस टाइम तो ऐसा कंटेंट नहीं था। आज अगर आप देखें, ये मैंने रिसेंटली एक चीज़ नोटिस की है, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल एक डेवलपर है, उसकी सोशल मीडिया की अगर आप प्रोफाइल चेक करेंगे ना, तो वो ये नहीं शेयर कर रहा होता कि मैंने आइसक्रीम कहाँ पे खाई है या मैंने जूते कौन से बाय किए हैं। लोग नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। मतलब नॉलेज इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोगों की जो, अब आप मेरी बात ले लेना, मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, कंपनी चलाता हूँ, लेकिन मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे 90% आपको नॉलेज का कंटेंट मिलेगा बिल्कुल। जो मैं शेयर कर रहा होता हूँ। पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पहले आपको ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए कहीं इंटर्नशिप करनी होती, कई साल जॉब करनी होती थी। आज ये सारा कंटेंट अवेलेबल है और हर आदमी आपको बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट दे रहा है, लोकली भी, इंटरनेशनली भी। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि प्रोग्रामिंग या टेक्निकल नॉलेज की अगर हम देखें, इसके अंदर भी ज़ाहिर है बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। अगर हम सिर्फ प्रोग्रामिंग की बात करें तो 20-25 मारूफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, और फिर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ खास असूल हैं, कुछ खास इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेट्स से हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो उसके अंदर एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप जितना भी चैट सिस्टम बनाते हैं, इंस्टेंट नोटिफिकेशंस हो गए या ये पुश नोटिफिकेशंस हो गए, या जितने भी आपकी चैटिंग है जो इंस्टेंट है, ऑन वन पेज, सिंगल पेज जो कॉन्सेप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट में बहुत इजीली किया जाता है। लेकिन अगर हम पीएचपी की बात करें, वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं लेकिन उतनी मज़े से नहीं होती। तो एग्जाम्पल के तौर पे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी ना कुछ खास फ़ायदे हैं और कुछ चीज़ें उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, वो दूसरी लैंग्वेज में है। तो यहाँ पे एक जो मेन पॉइंट है, मैं हर बच्चे को ये कहा करता हूँ कि जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टडी करना शुरू करो, सबसे पहले आप ये देखो कि आपने जाना किस इंडस्ट्री में। मैं कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 10 साल पहले ये सोच लिया था, मैंने सिर्फ़ ट्रैवल में काम करना है। ट्रैवलिंग के अलावा आज भी हमारे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन हम कोई काम ही नहीं करते। तो 10 साल मैं एक ही इंडस्ट्री के अंदर सर्विसेज़ आईटी की अपनी दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आज मेरी कोई पहचान है। लेकिन अगर लेट्स से अगर इन 10 सालों में मैं ई-कॉमर्स में भी काम करता, ट्रैवल में भी करता, एजुकेशन में भी करता, डिफरेंट किस्म में चीज़ों में काम करता, तो किसी एक इंडस्ट्री में मेरा इतना बड़ा नाम नहीं बन पाता, जो आज मैंने बना लिया एक ही इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए। तो नीच स्पेसिफाई करें अपने आप को, सबसे पहले इंडस्ट्री सेलेक्ट करें कि हेल्थ में काम करना है, ट्रैवल में काम करना है, फाइनेंस में काम करना है, एजुकेशन में काम करना है, गवर्नमेंट के लेवल जो भी इंडस्ट्री सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद आप टेक्निकल जो भी नॉलेज है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनको एनालाइज करें, स्टडी करें। यूट्यूब अवेलेबल है। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन मुझे पता नहीं आज तक ये पॉइंट कन्विंस नहीं कर पाया कि यूट्यूब कोई नाकाफ़ी है किसी के लिए भी सीखने के लिए। हालाँकि मैं आज भी बहुत कुछ यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, बहुत सारे कोर्सेज़ पाइथन से लेकर के, मतलब मशीन लर्निंग हो गई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो गई, जो टॉपिक आपको चाहिए हर तरह का अवेलेबल है। लेकिन वो उस तरह से उसका जो फ़ॉर्मेट है शायद आपको ना मिले जिस तरह आप ढूँढ रहे हैं, जिस तरह का प्रीमियम क्वालिटी का आपको शायद वो बहुत अच्छी पिक्चर चाहिए, बहुत अच्छा माइक नज़र आना चाहिए वीडियो के अंदर, शायद शायद वो चीज़ ना हो। लेकिन जो नॉलेज है, वो हर आदमी सेम दे रहा है। मैं सिंपल सी आपको मिसाल बताता हूँ, अगर एक 10 लोगों को आप कहें कि वो एक विंडोज़ के ऊपर कोर्स बना दें कि विंडोज़ काम कैसे करती है, चलती कैसी है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस कैसे काम करता है, तो 10 लोगों का शायद सिखाने का तरीका ही अलग होगा, लेकिन चीज़ तो वो एक ही सिखा रहे हैं ना। तो अगर आप क्लियर हैं कि आपको सीखना क्या है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब किसी के लिए भी नाकाफ़ी है। आप किसी भी इंसान को देखेंगे, सारे लोग सिखा एक ही चीज़ रहे होंगे आपको। सिर्फ़ सिखाने का, बात करने का, हुलिये का, कंटेंट
प्रोडक्शन का जो लेवल है, जो क्वालिटी है, उसमें फ़र्क होगा। लेकिन अगर आप सीरियस है सीखने के लिए, तो आप वहाँ पे सीख सकते हैं। दूसरी बात ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें एनवायरनमेंट चाहिए, ऑफ़िस होना चाहिए, हम इंटर्नशिप करेंगे, कोई सीनियर हमारा हाथ पकड़े। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, एक ऐसा रीज़न है जो हम खुद को देते हैं कि हम ये सीख ना सकें। अक्सर लोग कहते हैं हम घर पे होते हैं, घर का वो एनवायरनमेंट नहीं होता। मैंने 3-4 साल घर पे बैठ के चीज़ें सीखी, मेरे पास ऑफ़िस भी नहीं था। इनफैक्ट पीएचपी ट्रैवर्स जो हमने डेवलप किया फर्स्ट वर्ज़न, वो मेरे घर पे बैठ के, जो कि 1 बेड अपार्टमेंट था और वो 3rd फ्लोर पे मैं रहता था, यहाँ लाहौर के अंदर। वहाँ पे मैं डेवलपर्स को अपने घर बुलाता था और रात को बैठ के हम साथ में काम करते थे। हालाँकि मैं मैरिड था और मेरे लिए मैनेज करना फैमिली और काम को बड़ा मुश्किल हो जाता था, वो पर्दे का सिस्टम, ये सारी चीज़ें। बट स्टिल वो मैंने किया क्योंकि मैं सीरियस था, तो कोई भी कर सकता है। बाकी सारे बहाने होते हैं जो अच्छा, कई लोग कहते हैं हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप अभी जाके सर्च कर लें लो स्ट्रेस जॉब्स, ये मेरे लिए भी बड़ी शॉकिंग बात आपने थी। पोस्ट भी किया गूगल था में अभी कुछ सबसे जो दिन फर्स्ट पहले। पर है ना, वो वेब जी, डेवलपमेंट। जी, जी, आप देख लें। तो बहुत सारे ऐसे इल्यूजन्स हैं हमारे हमारे पास ना, बड़े स्टूपिड से रीज़न्स हैं खुद को बेवकूफ़ बनाने के। और हमने वो स्टीरियोटाइप कह लें या मिथ कह लें, हमने अपने आप को बस रोकने के लिए वो दीवारें लगाई हुई हैं। तो उनसे अगर निकलने की कोशिश करें तो बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा कासिम, इसमें एक और आजकल एक बड़े हॉट टॉपिक है लोगों के डिस्कशन का, वो ये कि एआई जो है ना वो कोडिंग को भी रिप्लेस करेगी। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आएँगे जिसमें आपको कोडिंग स्किल नहीं भी सीखना पड़ेगी और उसके कोडिंग स्किल सीखे बगैर आप जो है ना पूरे का पूरा कोड जनरेट कर लेंगे। तो इस पे आपका क्या थॉट है? क्या ऐसा होगा या फिर कोडिंग की जो अपनी इम्पोर्टेंस है वो हमेशा कायम रहेगी? तो जो एंड में आपने कहा, मेरा यही थॉट है, कोडिंग की जो ज़रूरत है वो हमेशा कायम रहेगी। बात ये है, देखें, जिस दिन ये हो गया, वैसे होने को तो कोई नहीं जानता, किसी ने शायद ये सोचा भी नहीं था कि एआई इतनी जल्दी लॉन्च होगी। मैंने भी सोचा हुआ था, लेकिन मुझे लगता था जब मैं 60 साल का होऊँगा तब ये चीज़ें आएँगी। लेकिन इतनी तेज़ी से ये चीज़ें आ गई, सोचा नहीं था। लेकिन जहाँ तक अभी भी अक्ल मानता है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ पिछले कई सालों से और प्योरली इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, इनमें काम करता हूँ, डेली सीखता हूँ, नई चीज़ें स्टडी करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा, और शायद अगर जिस दिन वो हो गया, तो उस दिन तो फिर आप सबसे पहले ये देखें ना, बुनियादी तौर पे एआई खुद क्या है, वो भी किसी डेवलपर ने कोड किया है, ठीक है? उसको किसी न किसी बिल्कुल, डेवलपर ने बनाया है। तो अगर आपको ये लगता है कि दुनिया में डेवलपर्स की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, एआई खुद कोड जनरेट करेगा, तो इसका तो मकसद ये है कि एआई अपने आप को भी बनाने के लिए खुद ही कोड जनरेट कर लेगा फिर। फिर तो उसको भी कोड डेवलपर की ज़रूरत नहीं होगी ना। तो जब तक एआई को खुद डेवलपर की ज़रूरत है, आप यूँ समझिए कि दुनिया के अंदर डेवलपर की ज़रूरत परफेक्ट, रहेगी। जिस दिन ये हो जाएगा ना कि एआई अपने आप को लॉन्च कर दे और वो खुद से कम्युनिकेट करे, खुद से वो कोडिंग करे, खुद से वो प्लेटफ़ॉर्म्स बिल्ड करना शुरू कर दे, उस दिन शायद ये चीज़ हो सकती है। लेकिन जब तक एआई खुद मोहताज है डेवलपर की, तो दुनिया कैसे नहीं होगी। फिर आप देखिए, दुनिया के अंदर बहुत डिफरेंट किस्म की वैरायटी के प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, बुनियादी बात ये है, हमने टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें इंसान ने बनाई ही क्यों? इसकी इसकी बुनियादी वजह क्या थी? हमने क्यों बनाई? आपका क्या ख़्याल है, मैं आपसे पूछता हूँ? मेन रीज़न क्या है टेक्नोलॉजी को आई डेवलप थिंक करने सो कि का? अपने लिए आसानी पैदा करना मामलात में, हाँ, लेकिन आसानी लाइफ़स्टाइल में, किस चीज़ में आसानी पैदा करना? ज़िंदगी के मामलात में। नहीं, नहीं। हमने टेक्नोलॉजी ये सारी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही वजह के लिए पैदा की, अपना टाइम सेव बिल्कुल, करने के लिए। ठीक है? हम उस वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं पेन पेपर पे भी लिख सकता हूँ, जो मैं किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में लिखता हूँ, लेकिन टाइम सेव करने के लिए, एफ़िशिएंट करने के लिए अपने आप को, मैंने वो जितनी भी चीज़ें आज देखिए, हम साथ में बैठ के भी बात कर सकते थे। आज अगर हम लाइव बैठ के इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम बचा रहे हैं, मैं जी, अपना टाइम बचा रहा हूँ, वरना आप भी ट्रैवल करते, पैसे भी लगते और बड़ा कुछ एक्सपेंसेस वो लगते। तो हम बचा रहे हैं एग्री, टाइम को और एक्सपेंसेस को और ये सारी चीज़ों को। तो ये बुनियादी वजह है ना टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की। अब अगर हम देखें, दुनिया की हर इंडस्ट्री में अलग-अलग किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। एआई दुनिया के इतने 72,000 प्रॉब्लम्स को 1-2 दिन में या 2-3 साल में कैसे सॉल्व करेगी? मैं अगर सिर्फ़ एजुकेशन की बात करूँ ना, एआई सिर्फ़ एजुकेशन के मसाइल भी हल नहीं कर सकती। मतलब एक सिर्फ़ एक कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में हज़ारों और कैटेगरीज़ है ना। तो एक कैटेगरी को भी वो हंड अब देखें, एआई खुद से राइटिंग जनरेट कर लेते हैं, लेकिन क्या दुनिया में राइटर्स खत्म हो गए? बिल्कुल। आज भी राइटर्स लिख रहे हैं। क्या जो फ़िल्म्स की स्टोरीज़ लिखते हैं, क्या वो खत्म हो गए? उनकी हुँ, जॉब्स खत्म हो गई? हालाँकि एआई आपको वो रिहान अल्लाह वाला जी, साहब, बिल्कुल, शायद आप उनको जानते होंगे। वो कहते हैं एआई जो है ना, अल्लामा इकबाल से भी अच्छी शायरी और नज़्में लिखती है। ठीक है? तो क्या अल्लामा इकबाल साहब की जो नज़्में, उनकी बिल्कुल, अहमियत बिल्कुल। खत्म हो गई आज? नहीं हुई ना। तो ये मैं नहीं समझता, ये वो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि टेक्नोलॉजी देखिए हर चीज़ तो नहीं कर सकती ना।
फिर इंसान में और इस टेक्नोलॉजी में फ़र्क क्या रहा? परफेक्ट। तो बाकी देखिए आने वाले दौर में मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप इसको सीखें, क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे तो कोई और एआई का सॉल्यूशन डेवलप करेगा और वो आपको अपना क्लाइंट या कैदी या सब्सक्राइबर बना लेगा और आप ज़िंदगी भर उसके नीचे रहेंगे। आज अगर किसी ने डेवलप कर लिया है वो टूल, तो ज़ाहिर है हम उसके सब्सक्राइबर्स हैं ना। अगर यही हमारे यहाँ पे अवेयरनेस होती और हमने इस टेक्नोलॉजीज़ इन एल्गोरिदम्स को स्टडी किया होता, समझा होता, तो हो सकता है कुछ इस तरह के टूल्स हम बना लेते और आज दुनिया को हम अपने पीछे लगा के फिरते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप टेक्निकल नॉलेज को हासिल करें, ये बहुत परफेक्ट। ज़रूरी है। कासिम, इसमें मैं आपसे एक और सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में रिसेंटली पिछले कुछ सालों में एक बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ट्रेनिंग का। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं रिलेटेड टू कोडिंग। बट पॉइंट ये है कि आई थिंक सो कि वो अभी तक इतने एफिशिएंट नहीं हो सके, या उनके जो ग्रेजुएट्स हैं वो उस तरीके से कोर्स करने के बावजूद कोडिंग को अपना करियर नहीं बना सकते। तो इसके पीछे बेसिक वजह क्या है? क्या चीज़ है जो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे ये इंस्टीट्यूट्स? क्या ऐसा नॉलेज है जो ये अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, कि उसके बाद वो प्रैक्टिकली वर्ल्ड के अंदर आके एक्सेल नहीं कर पा रहे? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कोडिंग सीख चुके हैं, जैसे आपने पहले भी अपनी अपनी कामयाबी ये बात बताई कि शायद उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आपने बहुत टाइम पहले अपने आप को नीश डाउन कर लिया था कि यार मैं सिर्फ ट्रैवलिंग की नीश में ही काम करूँगा। तो अगर बिल्कुल एक किसी ने न्यू अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, ही इज़ लर्निंग पाइथन और ये तमाम की तमाम लैंग्वेज, तो वो अपने आप को नीश डाउन कैसे कर सकता है? वो कैसे सिलेक्शन करे कि यार हाँ, इस नीश में मेरा इंटरेस्ट है, मुझे इसी के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए और मुझे सीखना चाहिए? जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपका पहला जो सवाल था, आपने इंस्टीट्यूशंस की बात की, पाकिस्तान में वही लोगों ने काम किया। अच्छा, उनमें ज़्यादातर जो लोग थे, मैं कोई अनएथिकल वर्ड तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत लोगों ने फ्रॉड किया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप सिर्फ़ दुनिया में पढ़ा के उसका रिज़ल्ट नहीं ले सकते। लेट्स से कि अगर मैं आपको एमबीबीएस की बात करूँ, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, क्या अगर वो प्रैक्टिकल अपना नहीं करता तो एक डॉक्टर बिल्कुल बन नहीं। सकता है वो? ऑब्वियसली नहीं बन सकता। बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिसकी सिर्फ़ एजुकेशन होना बिल्कुल। काफ़ी नहीं होता, ठीक है? और 80% से ज़्यादा, बल्कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से लेकर के आप उन इदारों की वेबसाइट्स देख लें, आपको हँसी आएगी जो पढ़ा रहे हैं जी। लोगों को ना, उनकी अपनी वेबसाइट्स में इतने इश्यूज़ हैं, तो वो किसी और को क्या डिलीवर करेंगे, क्या पढ़ाएँगे? लेकिन अगेन गलती उन लोगों की ज़्यादा है। देखिए, अगर मुझे पता है ना कि ये इदारा है और इसकी अपनी वेबसाइट ठीक नहीं, मैं फिर भी जाके उससे पढ़ रहा हूँ, तो उस इदारे की क्या गलती? ठीक है ना? तो मेरे ख़्याल से जो अवाम है उनको खुद रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी कर दुनिया कहाँ जा रही है। आप कोई भी काम करते हैं, काम करने से पहले ऑनलाइन तो सर्च करें ना कि कौन-सी कंट्री में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह की नॉलेज है, वहाँ के यूथ को कैसे रिफ़ॉर्म किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे थोड़ी-सी अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है, लोगों को पता ही नहीं है और इसकी वजह से कई मासूम लोग हैं जो रिमोट एरियाज़ से आते हैं, उनको तो ख़ैर टेक्निकल नॉलेज क्या, उनको तो कुछ भी नहीं पता होता ना, तो वो बेचारे, उनको तो लगता है कि वो जन्नत में आ गए हैं और शहर पहली बार कई लोगों ने देखा होता है, तो वो फँस जाते हैं बेचारे। तो इसके लिए मैं तो अपनी तौर पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ये है कि जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनका मैं समझता हूँ ये फ़र्ज़ है कि वो अच्छा अवेयर कासिम, करें इसमें लोगों मैं को। एक अब पॉइंट जहाँ तक बात पूछना चाहूँगा मज़ीद जी, आपसे, कि जैसे आपने मेंशन किया कि एग्ज़ैक्टली ये रीज़न तो है। अब जैसे आप अपनी एक कंपनी रन कर रहे हैं और आपका इस फ़ील्ड के अंदर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। डोंट यू थिंक दैट कि अगर आप कोई ऐसा जी, एक जी। इंस्टीट्यूट बनाएँ और आप बच्चों को सिखाएँ सिखाएँ, तो आप जैसे लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो सही आइडियल वे में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं नए आने वाले बच्चों पे, बजाय इसके कि हम उन पे जी। रिलाई करें जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिल दे आर ऑफरिंग ट्रेनिंग्स। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, देखिए अगेन जिस तरह मैंने कहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सिर्फ़ ट्रेनिंग उनके लिए काफ़ी नहीं है। उनके लिए प्रॉपर आपको जो ना प्रैक्टिकल हुँ, करवाना पड़ेगा। अब मेरे ऑफ़िस में अल्हम्दुलिल्लाह अभी आधी मेरी जो टीम है वो पेड है, आधे लोग हैं परफेक्ट। इंटर्नशिप के ऊपर हैं, द जिनको मैं दैट्स सिखा रहा हूँ। वेरी पेड वो इंटरेस्टिंग। भी हैं, लेकिन वो पेमेंट इतनी कोई उनकी ख़ास जी। तो मैं पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारे मेरे बैचेज़ चलते रहते हैं ऑन एंड ऑफ ना, मैं सिखाता रहता हूँ। तो ये तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात करें एज़ अ एजुकेशन सेंटर बना के काम करने की, अब उसमें बड़ा फ़र्क है। वो शायद मैं करना भी नहीं चाहूँगा, वो मेरे विज़न का पार्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलॉन्ग ही नहीं करता। ना मैंने, जिस तरह मैंने बताया, ना मेरी कोई फ़ॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है और ना मैं कोई ट्रेनर हूँ। बाकी मैं अपने तौर पे जितना टाइम दे सकता हूँ, जो सिखाता हूँ, वो मैं सिखाता रहता हूँ। बाकी इंडस्ट्री देखिए, जो अकेडमी की जो इंडस्ट्री है ना, ये उसको रिफ़ॉर्म होना पड़ेगा। जो बिज़नेस के लोग हैं ना, वो आके नहीं पढ़ाएँगे, वो टीचर्स थोड़ी ना हैं, वो तो अपना बिज़नेस करेंगे।
और मैं भी बेशक आप कैपिटलिज़्म का हिस्सा कह लें मुझे, लेकिन हूँ तो मैं भी एक बिज़नेस पर्सन ना, हाँ, मैंने दैट अगर मेक्स कैम सेंस। कंपनी बनाई है तो बिज़नेस करने के लिए जी। बनाई। जी, तो ऑब्वियसली लेकिन बहुत सारे प्लान्स हैं आगे चल के इंशाल्लाह जब हम रिक्शे से ट्रक बन जाएँगे, तो उस टाइम बहुत कुछ चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को भी सीखना है तो वो बेहतरीन हल ये है कि वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में चुपचाप जाके इंटर्नशिप ले लें। हमारे यहाँ पे बच्चे थोड़े से अकड़ू होते हैं, वो कहते हैं पहले दिन से हमें पेड इंटर्नशिप मिले। अब आता उनको कुछ भी नहीं है। अब आपको अगर किसी ने सीनियर डेवलपर के साथ बिठाना है ना, तो उसको ज़ाहिर है फिर आपके ऊपर किसी ने मेहनत करनी है, आपको किसी ने रिफ़ॉर्म करना है, आपने जो कभी स्टडी भी नहीं किया हुआ, आपको पता भी नहीं है, वो चीज़ें आपको देनी है। तो उसके लिए एक सीनियर बंदे की जिसकी 2 ढाई लाख सैलरी है, उसका टाइम जाएगा और वो जब टाइम जाएगा तो कंपनी उस टाइम के लिए भी उसे पे कर रही होती है। तो एक इंटर्न्स के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम लगाना फिर उसको पे भी करना ये पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप किसी कंपनी में फ्री में इंटर्नशिप आपको मिल रही है, आप काइंडली उसको जॉइन कर लें। कंपनीज़ के अंदर क्या होता है, टीम्स काम करती हैं, कंपनीज़ में सेल्स होती हैं, मार्केटिंग होती है, एक पूरा कल्चर होता है कि एक एक कंपनी कैसे काम करती है। जैसे जी, तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, उनके लिए बस एक ही मेरा मशवरा है कि चुपचाप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में कोशिश करें, आपको इंटर्नशिप मिल जाए। फिर वो चाहे डिज़ाइनिंग है, चाहे वो प्रोग्रामिंग है, चाहे वो मार्केटिंग, कहीं न कहीं से घुस जाएँ कंपनी में। फिर कंपनी में आप 10 डिपार्टमेंट्स आपको नज़र आएँगे, सेल्स भी आएगा, वहाँ कनेक्शंस बनाएँ, वहाँ डेवलपर्स होंगे, वहाँ डिज़ाइनर्स होंगे, सेल्स के लोग होंगे, उनके साथ कनेक्शंस बनाएँ, उनसे पूछें, उन्होंने कैसे सीखा, कहाँ से शुरू किया। फिर वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ैक्टली कौन-सी ऐसी स्किल है जो आपको ज़्यादा इंस्पायर कर रही है या ज़्यादा आपको लग रहा है मार्केट में इसकी नीड है, इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए और वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट्स के चक्कर इसको छोड़ दें। हाँ, बाकी ऑनलाइन सीखें, मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कायल हूँ कि कोई भी इंसान आज के दौर में लैपटॉप ऑन करे और जिस तरह की जो चीज़ें सीखना चाहता है, वो सीख सकता है। टाइम लगता है क्योंकि टेक्निकल नॉलेज है, इसमें थोड़ा-सा आदमी को वक़्त लगता है। मैं अक्सर एक कहावत कहा करता हूँ कि बेशक आप 4 ख़वातीन से शादी कर लें, बच्चा फिर भी 9 महीने के बाद पैदा होगा। कुदरत है, कुदरत का एक निज़ाम है और उस निज़ाम के साथ ही चीज़ों में चलना है। क्योंकि हम देखते हैं बाकी मामलात जो है ना वो कुछ जल्दी हो जाते हैं। लेट्स से गूगल पे आपने एड्स चलाया, उसका रिस्पॉन्स आया, आपने सेल्स कर दी। तो आप कई लोगों को ये लगता है प्रोग्रामिंग भी एग्ज़ैक्टली इसी तरह से ही है, आप थोड़े दिनों में सीख के बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स ले आएँगे। वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना कुछ लोगों को, वो नेचुरल है। उसमें कुछ आप कर नहीं सकते उसको। आपको ठंडा होके अब अगर आप कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग आप फँस रहे हैं, आप उठ के चले जाएँ, ठंडा पानी पिएँ, बाहर से चक्कर लगाएँ, नमाज़-वमाज़ पढ़ें, फिर आएँ, फिर बैठें, फिर दोबारा स्टार्ट करें, फिर काम करें। फिर 2 ढाई घंटे बाद आप फँसेंगे, फिर एक ब्रेक लें। तो ब्रेक ले के आप वापस आते जाएँ, इस तरह आप नॉर्मल रहेंगे। अक्सर लोग बैठे रहते हैं और वो इस एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं कि उनको ये खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि ये हमसे हो ही नहीं सकता। अब ज़ाहिर है आपका ब्रेन है, एक एनर्जी है और वो हम सबके पास इक्वल है मेरे ख़्याल से, जितने 24 घंटे मेरे पास है, आपके पास है, जितनी नींद मैं कर सकता हूँ, उतनी नींद आप भी कर सकते हैं। तो वो एनर्जी जिसके पास जितनी है उसने उतना ही इस्तेमाल होना है ना, तो उसको थोड़ा-सा रेस्ट दें और कोशिश ना करें कि ब्रेन पे ज़्यादा दबाव दें। ज़्यादा दबाव देंगे, ब्रेन आपका फ्रस्ट्रेट होगा, फ्रस्ट्रेट होने से आपको लगेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते। मेरी एक छोटी-सी थ्योरी है, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। कुछ भी आपके माइंड में आता है ना, आपने बम बनाना है ना, आप वो भी बना सकते हैं। मेरा मेरा ये प्योरली मानना है और ये पता नहीं बचपन से शायद दादा ने ज़हन में बात डाली थी। तो मैं वो उस फ़िलॉसफ़ी पे कायल नहीं हूँ कि इंसान एक ख़ास मकसद के लिए बना है और उसको ढूँढना चाहिए वो मकसद और वो मकसद उसको जब मिल जाएगा वो उसमें कामयाब हो जाएगा। ये अक्सर हमारे यहाँ पे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स ये जो है ना दिया करते हैं बच्चों को एक लॉलीपॉप सा कि ढूँढो। अब एक बच्चा है, स्टूडेंट है, 18 साल का, 20 साल का है और वो स्कूल जाता है, वो घर आता है, वॉशरूम जाता है, किचन जाता है, दैट्स इट, इतना ही उसकी लाइफ़ है। अब यहाँ पे वो अपना मकसद कहाँ ढूँढे? बेड के नीचे ढूँढेगा, बिल्कुल। गाड़ी में ढूँढेगा, उसकी लाइफ़ ही इतनी सी है ना, उसने कौन सा एक्सप्लोर की है दुनिया, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो ये अगेन इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मज़ीद लोगों को फ्रस्ट्रेट करती हैं। और मैं आपको एक साइंस की बात बताता हूँ सिंपल सी, किसी भी रेस में अगर 10 लोग भागते हैं ना तो फर्स्ट पे कोई आता है तो ऐसा नहीं होता कि सेकंड पे कोई नहीं आता, थर्ड पे कोई नहीं आता। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि हर किसी को फर्स्ट पे आना होता है। हर कोई ये कहता है कि मैं नंबर 1। सेकंड को जो आता है उसको कोई देखता ही नहीं है। कोडिंग हो या ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, हमेशा होता यही है। आप कुछ भी सीखते हैं,
कोई आपसे तेज़ होता है, आप किसी से स्लो होते हैं, दैट्स इट, इतनी सी बात है। कोई जल्दी सीख जाएगा, आपको थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। किसी भी फ़ील्ड के अंदर ये फ़ॉर्मूला काम करता है। मैंने तो आज तक जहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट किया है, जिसको भी कन्विंस करने की कोशिश की है, मुझे रिज़ल्ट यही नज़र आया कि बच्चे ने वो कर लिया है। जो उसको कई महीने पहले लग रहा था, वो मैं नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा हुआ हूँ। और मकसद जो है ख़ास, वो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हम सब के लिए फ़रमा दिया है, वमा खलक़नल इंसी वल जिन्न इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है सिर्फ़ और सिर्फ़ इबादत के लिए। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है हमारा दुनिया में आने का। तो वो जो मकसद हम ढूँढ रहे हैं दुनिया के अंदर, वो नहीं मिलेगा हमें। तो दैट्स इट। बाकी मैं आप मुझे बोलने पे छोड़ देंगे तो मैं तो पता नहीं बोलता ही बिल जाऊँगा, तो बेहतर है हम परफेक्ट। थोड़ा-सा टू द नहीं, पॉइंट बड़ी बात इंटरेस्टिंग करें। बात आपने की है और मैं भी इससे बड़ा एग्री करता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि हर किसी का अपना एक साइकिल होता है और एक सर्टेन टाइम तक उसको स्ट्रगल करना पड़ती है, अपनी नीश के अंदर चीज़ों को लर्न करना पड़ता है और देन फिर जाके कोई शायद 1 साल में, कोई 2 साल में, किसी को 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर उसका इरादा मज़बूत हो तो वो ज़रूर उसको एक ना एक दिन अचीव कर लेता है, अपने उस गोल को। एग्ज़ैक्ट आप कुछ भी बिल्कुल। अचीव तो कर कासिम, सकते मेरा हैं। इसमें दूसरा जी। सवाल आपसे ये था कि आपने एक बात मेंशन की कि नीश डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बिल्कुल किसी ने भी नया करियर स्टार्ट किया, आपके अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आई थिंक सो जो मैं आपकी बात से ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ, वो आपके दादा का आपको ट्रैवल करवाना और वो सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ेशन दे रही थी कि दिस इज़ गुड टू गो फॉर यू। बट मोस्टली क्या होता है कि लोग इस बात को नहीं फाइंड आउट कर पाते कि मैं नीश कौन-सी नीश का इंतखाब करूँ, किस नीश में जाऊँ और उसमें किस किस्म की प्रोडक्ट्स बनाऊँ। तो इस पे आपकी क्या थॉट है कि इसको फाइंड आउट करने का क्या कोई वे आउट है? जी, अगेन वही है, आपके जो लाइफ़ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, जो एक्सपोज़र आपको लाइफ़ से मिला, चाहे दादा से, चाहे चाचे से, चाहे वालिद से, या चाहे प्रैक्टिकल आपने खुद से किया हो। अब मैंने जिस तरह 12 साल जॉब की, तो वो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा मेरा काम रहा। अपने दादा के साथ जो मेरा ज़्यादातर ताल्लुक था, वो ट्रैवलिंग का था, उनको ज़रूरत पड़ती थी मेरी, मैं उनके साथ रहता था। बहुत सारी मेरी जो तो मैंने देखा ज़िंदगी में मेरा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, वो ट्रैवलिंग में। तो इसके बाद आज भी अगर मैं काम कर रहा हूँ, जो पीएचपी ट्रैवल्स की कंपनी है, वो भी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में है। मेरा एक फार्म हाउस है, वो भी ट्रैवलिंग के अंदर रेंट उसको हम करते हैं ट्रैवलर्स के लिए। फिर मैं अभी खुद कार लॉन्च करने वाला हूँ, वो भी ट्रैवल कार रेंटल्स के लिए। तो क्योंकि मेरा कैरियर बहुत ज़्यादा चाहे जॉब एक्सपीरियंस था या फिर चाहे पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मतलब रहा। तो इस वजह से मैंने इंतखाब किया। तो मैं बाकी जो बच्चे उनको भी यही कहता हूँ, आप देखें कुछ लोग होते हैं जिनका फैमिली बिज़नेस होता है। ठीक है, बाप-दादा का ऑब्वियसली कोई सर्विस क्लास से आता है, कोई किसी किस्म के काम कोई बिज़नेस क्लास से आता है, तो हर किसी का कोई ना कोई इंडस्ट्री से तो ज़ाहिर है होते हैं सारे। तो आप ये भी कर सकते हैं, आपका जो फैमिली का बिज़नेस था, उसको आप रिवाइव कर सकते हैं एक न्यू टेक्निकल वे में। अब यहाँ पे लाहौर में मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक शख्स थे, उन्होंने बताया कि एक एक वक़्त था, हमारे वालिद का नाम था, ये स्टील मिल के अंदर ना सबसे ज़्यादा जो स्टील बिकती थी, वो हमारी बिकती थी। और आज उनका जो बेटा था, वो डिलीवरी बॉय था कहीं पे, तो वो बता रहा था। तो इसी तरह से उसने शायद जो आने वाली जनरेशन्स थी, उन्होंने रिवाइव नहीं किया अपने जो उनका फैमिली बिज़नेस था, तो वो कई चीज़ें डूब जाती हैं। तो ये एक हिंट हो सकती है, मैं मतलब इसको जजमेंट नहीं दे रहा, लेकिन इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप फैमिली बैकग्राउंड देखें, अगर आपकी एज अभी बहुत कम है, चा आपने कभी जॉब भी नहीं की, कोई आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं, सिर्फ़ अकेडमी में आप रहे हैं, तो आप वो देखें जो आपका फैमिली बिज़नेस है, उसको इस आज के दौर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप? आप उस बिज़नेस को मज़ीद आज के दौर में कैसे रिवाइव कर सकते हैं? ये भी हो सकता है। प्लस आप ये देखें, आपने जॉब ज़्यादा किस इंडस्ट्री में काम किया है, मेडिकल में किया है, अगेन एजुकेशन में, ट्रैवलिंग में। उस इंडस्ट्री में देखें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, चीज़ों को नोट डाउन करें, नोट्स बनाएँ, आर-एन-डी करें, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं इस इंडस्ट्री में और मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? क्या मैं खुद टेक्निकल नॉलेज लेके सॉल्व कर सकता हूँ या मैं किसी और के साथ पार्टनर करके उसको सॉल्व कर सकता हूँ? कैसे मैं इस प्रॉब्लम को कमर्शियलाइज़ करके इससे पैसा बना सकता हूँ? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कोशिश अगेन यही करें कि किसी न किसी एक इंडस्ट्री में रहें। लोग आज मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा मसला है ना, जो यूथ का है, वो डिस्ट्रैक्शन है। चाहे एक तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिया है बच्चों को। अब और अगेन माज़रत के साथ मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ब्लेम करूँगा, जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, वो मज़े का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं कि देखें किस काम में आपको मज़ा आ रहा है। अब मैं आपसे सवाल करूँ कि 22 करोड़ अवाम इस मुल्क में, ख़ैर अब तो 30 करोड़ होगी। जब हम सुबह उठते हैं या जॉब पे लोग जाते हैं, क्या मज़े के लिए बिल्कुल, जाते हैं? बिल्कुल, एक प्रैक्टिकल सवाल है। क्या कोई जाना भी चाहेगा? अगर आप किसी से भी सवाल करें जो सुबह ऑफ़िस जा रहा हो, चाहे कोई ऑफ़िस का ओनर क्यों ना हो, क्या बिल्कुल, मज़े बिल्कुल। लेने जा रहे हो ऑफ़िस? नहीं, लाइफ़ बहुत
बहुत प्रैक्टिकल है मेरे भाई, हम मज़ों के लिए नहीं करते काम। मुझे 10 साल हो गए, शायद अल्लाह ने मुझे इतना दे दिया, मैं आज घर पे भी बैठ सकता हूँ। लेकिन फिर भी करना पड़ता है, ये ला आपने बहुत कुछ आगे लाइफ़ में चीज़ें करनी है। तो ज़िंदगी बड़ी प्रैक्टिकल है, हम मज़ों के लिए काम नहीं करते। तो ये जो बच्चों को सिखाया जाता है ना, देखें जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो, जिसमें एंटरटेनमेंट हो, जिसमें आपका दिल लग रहा हो। मैं कहता हूँ जिस काम में दिल नहीं लगता उसमें ज़्यादा मेहनत करो, ताकि आपके अंदर कोई कमी, कोई खला रह ना जाए। आप कब तक भागोगे? हो सकता है लाइफ में एक ऐसा मोड़ आए कि आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो उस जॉब के जो आप नहीं करना चाहते, तब आप क्या करोगे? तो जितना भी ईज़िली आपको एक्सेस कहीं पे भी काम की मिलती है, आप फ़ौरन से भागो और अपना रिस्क वहाँ पे तलाश करो। ये ना देखो कि मेरी एजुकेशन इतनी ज़्यादा है, ये ना देखो कि ये कोई जो है ना ऐसा काम है जो मेरी फैमिली की जो आन-शान है उसके खिलाफ है, या कोई ऐसा काम है जो ना मामा नाराज़ हो जाएगा, चाचा खफ़ा हो जाएगा, ये जॉब नहीं करनी है। ये मत देखें, चाहे आपको वेटर की जॉब मिले, चाहे आपको मज़दूरी करनी पड़े, चाहे आपको असिस्टेंट बनना पड़े, दैट्स फाइन, मतलब मेहनत है और ये रिस्क हलाल है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। और जब आप अपने ऊपर से ये पर्दा हटा दोगे और आप अपने आप को इतना ओपन करोगे, तो फिर अल्लाह ताला आपको रिस्क भी देता है। अक्सर मैं कई लोगों से जब मेरी बात होती है, अभी उन्होंने ज़िंदगी में जॉब ही नहीं की, अभी इंटर्नशिप पे उन्होंने आना है, तो वो पहले से बता रहे होते हैं, सर हमें ये चीज़ें ऐसी चाहिए, ये चीज़ें हमें ऐसी चाहिए, ये चीज़ें हमें ऐसी चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आप इस तरह का हिंट दोगे, तो कोई भी इंसान आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा, आपकी तो अभी एक्सपीरियंस ही नहीं है। अभी तो आपको ज़रूरत है कि इंडस्ट्री में आपको कोई रख ले। तो आप अपने आप को ओपन करें, आपको बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ लोगों को माइंड बनाया होता है कि ये काम मिलेगा तो करेंगे, वरना हम कोई काम ही नहीं करेंगे। तो कई जॉब्स अवेलेबल होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं आपके सामने, लेकिन आप उसको कर ही नहीं रहे होते। तो ये मत करें, आपको जहाँ से भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है ना, वो मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ना, मैंने एक कोट बनाया हुआ है, अपॉर्च्युनिटी इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। जहाँ से आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है ना, किसी भी जगह से, सबसे बेहतरीन डायरेक्शन ही वही है। क्योंकि आपको जितना कुछ भी आता है, अगर आप ढूँढ रहे हैं डायरेक्शन और अपॉर्च्युनिटी एक आपके सामने है, वो थोड़ी-सी आप जो आपके हिसाब से डायरेक्शन है, उसको वो मीट नहीं कर रही है और आप नहीं जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एक गलत डायरेक्शन पर हैं। सो बिल्कुल, बिल्कुल। यूथ को यही पैगाम है कि जो भी आपको ऑप्शन मिलता है, जो अपॉर्च्युनिटी मिलती है, जहाँ मिलती है, बस घुस जाओ। और जब आप घुस जाओगे ना, तो एक अलग दुनिया आपके सामने ऑटोमैटिकली खुलेगी। जब आप जॉब पे जाते हो ना, वहाँ पे 100 बंदा काम करता है, अलग-अलग लोग का एक्सपीरियंस है। आप कोई कोई बड़ी बात नहीं है, वहीं से कोई बंदा हो सकता है मिलेगा आपको, आपका वो पार्टनर बन जाएगा। कल आप और वो मिलके एक बड़ा बिज़नेस बना रहे होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी स्किल देख लोगे जो इससे पहले आपने एक्सप्लोर नहीं की थी, और उस वहाँ जाके आप उसको एक्सप्लोर करोगे, तो वो कनेक्ट कर देगी आपके फ्यूचर बिज़नेस के साथ। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम ये जो बैठ जाते हैं ना, ये वो एक शायर ने भी कहा है ना कि गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं, मंज़िल बिल्कुल। मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। तो वेरी ये गुड है। कासिम, आई एग्री विद यू। क्योंकि नॉर्मली एक जो आपने मेजर पॉइंट मेंशन किया ना, कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चे लगाना शुरू हो गए हैं, और वो उनको लगता है कि एट द एज ऑफ 25 उनको अपना पैशन मिल चुका होना चाहिए, कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उनको क्यों बनाया गया है। तो देखिए ना, इसमें एक और पॉइंट ये भी रहता है कि बच्चे जो है ना, वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी जब फिनिश करते हैं, थोड़ा-सा जॉब करते हैं, और मुस्तकिल तौर पे उनको मोटिवेशनल स्पीकर्स की वो बातें सुनाई दे रही होती हैं, फाइंड योर पैशन, फाइंड योर वे, चीज़ों को अपने अंदाज़ हुँ, में करना सीखो। हुँ। तो वो होता क्या है कि 25 साल की एज में वो फेड अप होके बैठ जाता है कि यार मैं तो, लाइक वो जो भी काम करता है ना, 2 महीने बाद उसको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसके लिए बना ही नहीं था। तो आई थिंक सो कि बेटर वे ये है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहें, जो अपॉर्च्युनिटी मिली है जैसे आपने मेंशन किया, उस डायरेक्शन में जाएँ, एक्सप्लोर करें, और देन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ होगा कि कौन-सी चीज़ आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, बड़े डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन की, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं चाहूँगा कि हम दोबारा कभी आपके साथ सेशन स्केड्यूल करें, एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक के ऊपर, कि ये इकोसिस्टम बेसिकली कैसे काम करता है, इसके क्या स्टेजेस होते हैं, और इसमें लोग कैसे, पाकिस्तान के अंदर इसकी जो एक रेवोल्यूशन है वो किस तरीके से आ सकती है। बिफोर इससे पहले कि हम एंड करें, कासिम भाई मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, एक दो बड़े शॉर्ट से क्वेश्चन। What is the one best advice you have ever received from anyone? अगेन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपॉर्च्युनिटी इज़ द Perfect. बेस्ट And डायरेक्शन। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कुछ बेहतर okay. हो सकता And है। then जी। what is the one worst advice you have ever received? इस पे सोचना पड़ेगा। Anything. क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम लोगों की बात सुनता हूँ। आई थिंक ऑफ़िस पॉलिटिक्स मेरे ख़्याल से बहुत बुरी चीज़ है। ये इसको थोड़ा-सा अवॉइड करें।
अपने काम से काम रखें और चाहे कहीं पे भी आपकी जॉब है, आप ओनर हैं, चाहे कुछ भी हैं, बस कोशिश करें कि सिर्फ़ जो काम है ना, वहाँ तक बात रखें, काम के दौरान। इसके अलावा जितने भी इमोशंस हैं, एक तो वैसे भी पाकिस्तानी बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, जो कि कुछ हद तक अच्छी बात भी है, इंसान है तो इमोशन तो होने चाहिए। तो बाकी ये है कि बस ऑफ़िस पॉलिटिक्स को अवॉइड करें, जितना कर ओके, सकते हैं। परफेक्ट। कासिम, लास्ट क्वेश्चन, आपकी कौन सी एक ऐसी हैबिट है जो आपको लगता है कि जिसने आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके करियर में आपको कामयाब होने में बहुत हेल्प आउट की है, रीडिंग, राइटिंग और एनीथिंग? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो खैर अभी अपने आप को कामयाब नहीं समझता, जो सच्ची बात है। मेरे मेरे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैंने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, ये मेरा प्लान है। और जो एक हैबिट की आपने बात की है, वो मुझे लगता है मेरे अंदर तजस्सुस बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ को लेके। मैं अगर किसी काम को लेता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होके उसके बारे में हर वक़्त सोचता रहता हूँ, हर वक़्त उसके बारे में लगा रहता हूँ कहीं न कहीं। कई लोग होते हैं जो अपने काम को लेकर के या अपनी चीज़ों को लेके वो इतने इंटेंस नहीं होते। या शायद इतना इंटेंस होना भी ठीक नहीं है, मे बी, बट मेरे केस में मुझे ये लगता है ये जो इंटेंसिटी थी मेरी, जो मैं इतना सीरियस और बहुत बारीकी में चीज़ों को लेकर के सोचना, छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में भी सोचना, तो मुझे लगता है इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। मैं आपको एक मिसाल की बात देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले इलॉन मस्क का एक कुछ नहीं, कुछ टाइम पहले, बल्कि 2-3 माह पहले एक एक इंटरव्यू देख रहा था एक खातून के साथ, तो वो एक रॉकेट को एक्सप्लेन कर रहा था। और उसके अंदर जो तारें लगी हुई थी ना, वो उनके बारे में भी एक्सप्लेन कर रहा था कि ये तार कौन से इंजन को जाती है और ये क्या करती है। मतलब दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, उसको इतना बारीकी से भी अपनी चीज़ का पता है कि ये मेरी चीज़ कैसे काम करती है। एंड दैट्स व्हाट आई मीन बाय इंटेंसिटी, कि आप इतनी बारीकी में जो भी काम आप कर रहे हैं, कई लोग वेबसाइट बना लेते हैं और वो कहते हैं जी क्लाइंट नहीं आ रहे। अब उनकी वेबसाइट के ऊपर जो स्क्रॉलिंग का बटन होता है वो इतना लंबा होता है, जो कॉन्टैक्ट का फॉर्म होता है वो इतना नीचे होता है कि शायद वहाँ तक क्लाइंट क्लाइंट जा ही नहीं पाता। तो आप चीज़ों को इतना डेप्थ में जाके आपको देखना पड़ता है कि आपने जिसको सर्विस देनी है या जो प्रोडक्ट देना है, जो भी देना है, इतना इंटेंस होकर, ये इतना सीरियस होके आप उसको स्टडी करो कि वाक़ई ही जब कोई आपकी प्रोडक्ट या सर्विस ले तो उसको भी पता चले कि इसमें बहुत रिसर्च हुई है। जिसने भी ये चीज़ बनाई है बड़ा सीरियस होके उसने। सो यही मेरा परफेक्ट। जवाब थैंक है। यू सो मच कासिम साहब, इट वाज़ रियली नाइस टू टॉक टू यू एंड बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे उन्होंने डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट थिंग कासिम, अगर आपसे कोई भी कांटेक्ट करना चाहे या आपके पे कोई ऐसा पेज जिस पे अगर कोई आपकी जॉब्स ओपन हो रही हो या कोई भी ऐसी चीज़, तो आपको कांटेक्ट करने का क्या तरीक़ेकार? जी, पहले तो मुझे फ़ेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कासिम हुसैन, यही फ़ेस आपको प्रोफ़ाइल पे नज़र आएगा। आप रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और उस पे भी हम बात कर सकते हैं मैसेजेस पे। इसके अलावा मैंने एक कम्युनिटी बनाई है पिछले कुछ माह से, डिस्कॉर्ड के ऊपर मेरा एक पूरा ग्रुप है। अभी हम उसको 1000 मेंबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। मेरा एक इनिशिएटिव है या एक प्लान है कि 2024 से पहले-पहले मैंने कम से कम 25,000 लोगों की एक कम्युनिटी बनानी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकल होंगे, जो प्रोग्रामर्स होंगे। लेकिन मैं प्रोग्रामर्स की फ़ोर्स बनाना चाह रहा हूँ बेसिकली। फिर वहाँ से लोग आपस में स्टार्टअप भी करें, आइडियाज़ शेयर करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग वहाँ पे देख लें, प्रोग्रामिंग के जो इश्यूज़ होते हैं, वो एक पूरा इदारा बन सकता है बाद में। बट अभी मुझे एक कम्युनिटी बनानी है। तो मेरी एक पर्सनल वेबसाइट है, kasimhussain.com। आप वहाँ पे जाकर के मेरा डिस्कॉर्ड का चैनल जो है ना, उसको जॉइन कर सकते हैं। या फिर kasimhussain.com/join लिखें तो डायरेक्ट मेरा डिस्कॉर्ड का जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा। कम्युनिटी में आए, मैं ज़्यादा एक्टिव कम्युनिटी के अंदर होता हूँ, वहाँ पे सवाल आ रहे होते हैं, लोग उसका जवाब देते हैं, मैं भी देता हूँ। डेली बेस पे कुछ ना कुछ वहाँ पे शेयर हो रहा होता है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा कंटेंट जो मैं ऑनलाइन डालता हूँ वो कई लोगों तक जाता ही नहीं है, क्योंकि फेसबुक 6 सेकंड के बाद आपकी रीच को काट देता है अगर उस पे एक्टिविटी नहीं हो रही, जो कि बहुत गलत बात है। ये पिछले कुछ सालों के अंदर ये चीज़ हुई है। जैसे आपकी फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाते हैं, उसके बाद फेसबुक ये चीज़ ख़त्म कर देते हैं और आपको मजबूर करते हैं आप एडवर्टाइज़मेंट की तरफ आएँ ताकि वो उससे पैसा बनाएँ। सो इसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि हम अपनी कम्युनिटी बनाएँगे और डायरेक्टली कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, किसी को किसी भी तरह का मसला है, तो वो इसको जॉइन कर ले। सो आप डिस्कॉर्ड पे जॉइन कर सकते हैं। प्लस सैटरडे
मेरा हर वीक का मेरे ऑफ़िस के अंदर एक ओपन डे होता है, जिसके अंदर डिफ़रेंट किस्म के शहरों से भी लोग आते हैं, यहाँ लाहौर से भी लोग आते हैं और इसके अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, फ़िज़िकली मेरे साथ बैठ के आप कुछ भी सीखना चाहें, पूछना चाहें, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आइडिया को आपको एग्ज़ीक्यूशन में मसला आ रहा है, कोई फंडिंग का मसला आ रहा है, किसी भी तरह का बिज़नेस को रिलेटेड आपको या जो आपका जो टेक्निकल कैरियर है, उसको लेकर के आपको कुछ समझना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं मेरे ऑफ़िस। आप सिंपली गूगल के ऊपर सर्च करें पीएचपी ट्रैवल्स, लाहौर कैंट कैवलरी ग्राउंड के अंदर हमारा ऑफ़िस है और आप वहाँ पे आ सकते हैं। 5 से लेकर के रात की 10 बजे तक का हर सैटरडे को ये टाइम होता है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच कासिम साहब वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। जी, जी, आपका थैंक बहुत यू सो शुक्रिया। मच।